गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है शुष्क बर्फ। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस भी कहा जाता है, भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ठोस CO2 जो है वो एक ATM प्रेशर एक ATM प्रेशर पर द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, गैस CO2 में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इसको अपन ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ध्यान दें, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक वायुमंडलीय दाब पर एक ATM प्रेशर पर ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दें, सीधा ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस कारण इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। नेक्स्ट है ठोस, द्रव व गैस पदार्थ की अवस्थाओं के मध्य अंतः परिवर्तन ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की अवस्थाओं के मध्य अंतः परिवर्तन। जैसे ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और ये है गैस पदार्थ यानी गैसीय पदार्थ। ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन, द्रव पदार्थ का गैस में परिवर्तन, गैस पदार्थ का द्रव में परिवर्तन और द्रव का ठोस में परिवर्तन, यह किस प्रकार होता है ये चीज हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठोस पदार्थों को जब हम गर्म करते हैं, जब भी हम गर्म करेंगे तो इसका मतलब यहां तापमान बढ़ता है, ठीक है ना, तो यह पिघल कर द्रव में बदल जाते हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं। संगलन क्या कहते हैं? संगलन कहते हैं, ठीक है ना। तो पहली परिभाषा हमारे पास में आती है संगलन। संगलन पहली परिभाषा है वह प्रक्रम जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह पिघल कर द्रव में आ जाता है, इस प्रक्रम या प्रक्रिया को हम संगलन कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है द्रव पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं, जब भी गर्म करेंगे तो टेम्परेचर हाई होगा, तो ऐसी स्थिति में द्रव पदार्थ अपने एक निश्चित बिंदु पर जाकर क्या हो जाते हैं? वाष्प में परिवर्तित होते हैं। तो हर एक द्रव पदार्थों का जो होता है वाष्पन के दौरान उनका BP यानी बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अलग अलग आता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव पदार्थ को गर्म करने पर वो वाष्प यानी गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण, ये आ जाएगा वाष्पीकरण। तो दूसरी परिभाषा हमारे पास में आती है वाष्पीकरण। ये दूसरी परिभाषा है वाष्पीकरण की। वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव पदार्थ को गर्म करने पर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है अगली तीसरी आती है, तीसरी परिभाषा है वह प्रक्रिया या वह प्रक्रम जिसमें किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा करने पर, नहीं कहने का मतलब यहां पर मैंने क्या किया? इसको ठंडा किया, इसका मतलब टेम्परेचर क्या कर दिया? कम कर दिया। ठंडा कर संपीड़ित करने पर, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है? दाब उसके विपरीत दिशा में, नहीं ताप घट रहा है तो दाब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
तो वह प्रक्रम जिसमें किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा कर संपीड़ित करने पर, यानी उसको दाब बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाता है, उसके कण पास पास आ जाते हैं और वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रम को हम कहते हैं संघनन, कंडेंसेशन। संघनन की प्रक्रिया कहेंगे, ये है संघनन। तो अगली परिभाषा हमारे पास में आती है संघनन। कंडेंसेशन क्या होता है, संघनन। देखो संघनन और संघनन दोनों में अंतर है। संघनन का मतलब होता है गलना, लेकिन संघनन में क्या होता है, वह प्रक्रम जिसमें किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा कर संपीड़ित करने पर वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, संघनन। जैसे बादलों का निर्माण होना, महासागरीय जब पानी वाष्प बनकर सूर्य की तेज लाइट के कारण जब वाष्प बनकर ऊपर की ओर उठता है तो वायुमंडलीय दबाव के कारण जो है जल के बादलों का निर्माण होता है और फिर तड़ित विद्युत चालक को भौतिकी क्रिया नियम के अनुसार वही बादलों में परस्पर आपस में टकराव होती है, जिसके कारण जो है गरज की आवाज और साथ ही जो है बरसात की ननी बूंदों के रूप में जल जो है पुनः पृथ्वी पर आता है। तो यही प्रक्रिया बादलों के निर्माण की क्रिया, संघनन की क्रिया में, कंडेंसेशन में हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है चौथी परिभाषा आती है, वो आती है, देख ले, वह प्रक्रम जिसमें किसी द्रव पदार्थ को ठंडा कर संपीड़ित करने पर, यहां पर भी तापमान कम है और दाब क्या है, अधिक है, ठंडा कर संपीड़ित करने पर वह क्या हो जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उसके कण बहुत पास पास आ जाते हैं। जैसे जल का बर्फ बनना, ठीक है ना। तो बर्फ निर्माण की जो प्रक्रिया हम फ्रीजर में देखते हैं तो वो इसी प्रकार होती है। इसको अपन बोलते हैं ठोसीकरण। ठोसीकरण कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, ठोसीकरण कहते हैं। इसका मतलब इसको अपन ठोसीकरण कहो, या इसका एक और नाम आता है जिसको अपन फ्रीजिंग भी कहते हैं, इसको अपन हिमीकरण भी कहते हैं। हिमीकरण, हिमीकरण भी कहा जाता है इसको, ठोसीकरण या इसको अपन हिमीकरण यानी फ्रीजिंग भी कहते हैं, जिसमें द्रव पदार्थ का क्या हो जाता है, ठोस में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में पांचवी परिभाषा है, पांचवी परिभाषा है ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, सब्लिमेशन कहते हैं इसको, सब्लिमेशन। क्या होता है सब्लिमेशन? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है, वह प्रक्रम जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में आए बिना ही सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दे, इसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर भी हमें तापमान बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वह प्रक्रम जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में आए बिना ही सीधे गैस में और गैस से ठंडा करने पर पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाता है। गैस से जब इसको ठंडा करेंगे ना तो यह वापस क्या हो जाता है, ठोस में, मतलब द्रव अवस्था में आए बिना ही क्या हो जाता है, ये पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ध्यान दे, ऊर्ध्वपातन की ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान देना, जिसमें हमने 5 परिभाषाएं देखी हैं, संगलन, वाष्पीकरण, संघनन, ठोसीकरण और ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया दर्शाते हैं, ये सारे जो पदार्थ होते हैं वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। ऊर्ध्वपातित पदार्थों की मैं बात करूं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो सब्लिमेशन का गुण रखते हैं, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं? पहला पदार्थ है कपूर, कपूर इसका पहला पदार्थ। दूसरा ले है अपन अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसका व्यापारिक नाम है नोसादर, ठीक है, नोसादर। नेक्स्ट है तीसरा, वो है एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। और नेक्स्ट आता है हमारे पास में चौथे नंबर पर, वो है एंथ्रासीन के बाद है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन। और नेक्स्ट आता है हमारे पास में आयोडीन की कुछ गोलियां भी आती हैं इसमें। तो ये सारे एक प्रकार से देखें ऊर्ध्वपातित जो है पदार्थ हैं। जब भी इनको गर्म करेंगे तो ये ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधा गैस में, और गैस से पुनः ठंडा करने पर ये क्या हो जाते हैं, द्रव में आए बिना ही सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, ऊर्ध्वपातन विधि।
ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, ध्यान दें, ऊर्ध्वपातन विधि, इस विधि में सबसे पहले एक साधारण यौगिक लेते हैं नमक, एक साधारण यौगिक नमक लेते हैं NaCl, और दूसरा यौगिक लेते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ जैसे नोसादर, हमने इनमें से कोई भी एक पदार्थ ठोस ले लिया, नोसादर NH4Cl, इन दोनों का पृथक्करण किया जाता है, ठीक है ना। दोनों ही सफेद कलर के हैं, ये भी सफेद रंग का चूर्ण है और ये भी सफेद रंग का व्हाइट कलर का चूर्ण है। दोनों को हमने मिला लिया, मिलाने के बाद अब इन दोनों को पृथक करना है, सेपरेट करना है। तो इसके लिए जो विधि यूज होती है वो सब्लिमेशन मेथड यूज होती है, ऊर्ध्वपातन विधि यूज होती है। अब इस विधि के अंदर हम क्या करते हैं, ध्यान दें, सबसे पहले हम एक चीनी मिट्टी का प्याला लेते हैं, चीनी मिट्टी का प्याला लेते हैं इस तरीके से। ये हमने कोई चीनी मिट्टी की प्याली ली और इस प्याली में हमने चीनी मिट्टी की प्याली, और इस प्याली में हमने क्या लिया, नमक और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण ले लिया। नमक व अमोनियम क्लोराइड का हमने क्या कर दिया, मिश्रण ले लिया। ये लो भाई, ये NaCl प्लस NH4Cl का मिश्रण, ये हमने इसके अंदर ले लिया। नमक व अमोनियम क्लोराइड का हमने इसके अंदर मिश्रण ले लिया। मिश्रण लेने के बाद हम क्या करते हैं, इस प्याली को चित्रानुसार लोहे के स्टैंड के ऊपर व्यवस्थित करते हैं। आप देख लें, इस तरीके से ये लोहे की जाली है और ये लोहे का एक स्टैंड है। ये लोहे का स्टैंड है और ये लोहे का स्टैंड है। ठीक है ना, और यहां पर हमने क्या किया, एक बर्नर लगा दिया। ये बर्नर की ज्वाला है, यहाँ पर हमने एक बर्नर लगा दिया। ये लोह स्टैंड, लोह स्टैंड, और ये है बर्नर, बर्नर, ठीक है। अब ध्यान दें, इस चीनी मिट्टी के प्याली के ऊपर की तरफ हम क्या करते हैं, एक उल्टी कीप लगा देते हैं। इस तरीके से ऐसे एक उल्टी कीप लगा देते हैं। से उल्टी कीप लगा देते हैं और इस कीप को वायुरुद्ध करने के लिए हम इसके ऊपर की तरफ, ताकि अंदर की वायु अंदर रहे और बाहर की वायु बाहर रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रुई का ढक्कन लगा देते हैं। चारों तरफ रुई का ढक्कन यहाँ पर हमने लगा दिया, ठीक है। और यहाँ ये है उल्टी कीप, उल्टी कीप हमने इसके जो है लगा दी। अब ध्यान दें, ये जो उल्टी कीप है और यहाँ रुई का ढक्कन लगा दिया और इसको वायुरुद्ध करने के लिए हम यहाँ पर रुई का ढक्कन लगाते हैं।
सबसे पहले बर्नर को चित्रानुसार हम उपकरण को व्यवस्थित कर लेते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली ली और इसके अंदर नमक व अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण हमने भर दिया। भरने के बाद हम चित्रानुसार उपकरण को व्यवस्थित करके और इस स्टैंड के ऊपर की तरफ जो है, इस प्याली के ऊपर की तरफ हम एक उल्टी कीप लगा देते हैं। कीप को वायुरुद्ध करने के लिए हम रुई का ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बर्नर स्टार्ट करते हैं। बर्नर स्टार्ट करेंगे ना तो हम देखेंगे कि नमक जो है वो एक साधारण यौगिक है, ध्यान देना, यानी सिंपल कंपाउंड है, तो पिघल जाता है, ठोस से सीधा ही द्रव में आ जाता है। ठीक है, और पिघल कर वो यहीं पड़ा रहता है। नमक जो होता है ना वो बिल्कुल यहाँ पर नमक जो है वो यहीं पड़ा रहेगा पिघल कर। लेकिन अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ध्यान दे, अमोनियम क्लोराइड जो है नौसादर है, ये क्या है, ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, सब्लिमेट पदार्थ है। तो ये जो है जब भी इसको गर्म करेंगे ना तो ये ठोस से सीधे ही क्या हो जाता है, द्रव में आए बिना ही सीधा गैस में परिवर्तित होता है। तो इसकी जो है यहाँ से वाष्प बनेगी। ये वाष्प धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगी और ठंडी अवस्था में आकर ये वाष्प जो है वो किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की है, NH4Cl की वाष्प है। ये वाष्प ठंडी होकर जो है जैसे हम बर्नर को वापस बंद कर देंगे तो ये ठंडी अवस्था में आकर क्या हो जाती है, यहाँ पर जमा हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से पुनः ठोस अवस्था में आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड जो है हमें वो ठोस रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठोस NH4Cl। ठीक है, ये हमें ठोस रूप में प्राप्त हो जाता है, जिसको चक्कू की सहायता से खुरचकर अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें नमक व अमोनियम क्लोराइड जो है सेपरेशन की एक सबसे अच्छी विधि प्राप्त होती है। ठीक है ना, ये ऊर्ध्वपातन विधि। नेक्स्ट कल के वीडियो में लेंगे।